और मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ बुक की पहली कहानी, जो है चंपावत मैन ईटर्स। मैं मलानी में एंडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने उस बाघ के बारे में पहली बार सुना, जिसे बाद में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई, चंपावत आदमखोर के रूप में। एंडी, जो इस प्रांत में एक उत्कृष्ट खेल प्रेमी और शिकारी, कहानियों के धनी व्यक्ति के रूप में लंबे समय तक याद किए जाएंगे, उन कुछ और बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिनके पास जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीजें थीं। उनकी बंदूक सटीकता और प्रहार शक्ति में बेजोड़ थी, और जबकि उनके भाइयों में से एक भारत में सबसे अच्छा गन शॉट था, दूसरा भाई भारतीय सेना का सबसे अच्छा टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एंडी ने मुझे बताया कि उनके जीजा, जो दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी थे, को सरकार ने चंपावत आदमखोर को मारने के लिए नियुक्त किया था, तो यह मान लेना सुनिश्चित था कि उस जानवर की गतिविधियों की एक बहुत निश्चित अवधि तय कर दी गई थी। हालांकि बाघ किसी अज्ञात कारण से नहीं मरा, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल आया, तब तब तक यह सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ था। इनामों की घोषणा की गई, विशेष शिकारी नियुक्त किए गए, और अल्मोड़ा के डिपो से गोरखा दल भेजे गए। फिर भी इन उपायों के बावजूद मानव पीड़ितों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ती रही। बाघिन, क्योंकि यह जानवर वास्तव में बाघिन थी, नेपाल से कुमाऊं में एक पूर्ण विकसित आदमखोर के रूप में आई थी, जहां से उसे सशक्त नेपाली लोगों ने एक समूह से भगा दिया था। जब उसने 200 इंसानों को मार डाला था और 4 वर्षों के दौरान उसने कुमाऊं में 234 और लोगों को मार दिया था। यह स्थिति तब थी जब नैनीताल में मैंने आगमन के तुरंत बाद मुझे बेरथुर्त का दौरा मिला। बेरथुर्त, जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे और जो अपनी दुखद मौत के बाद अब हल्द्वानी में एक अज्ञात कब्र में दफन है, वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जानने वाले सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने मुझे अपने जिले में आदमखोर बाघिन द्वारा दी जा रही परेशानी के बारे में बताया और इससे हो रही उनकी चिंता व्यक्त की, तो उन्होंने मुझे वादा लिया कि अगले मानव शिकार की खबर मिलते ही मैं चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। हालांकि मैंने 2 शर्तें रखी थीं। एक यह कि सरकार द्वारा दिए गए इनाम रद्द कर दिए जाएं, और दूसरी यह कि विशेष शिकारी और अल्मोड़ा के नियमित सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। मैंने ये शर्तें क्यों रखीं, इसका कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि सभी खेल प्रेमियों को इनाम सरकारी कहलाने से उतनी ही घृणा होती है जितनी मुझे, और वह भी इस जोखिम से बचना चाहते हैं कि गलती से किसी की गोली का शिकार हो जाएं। ये शर्तें मान ली गई, और एक हफ्ते बाद बेथुर्द ने सुबह सुबह मुझसे मुलाकात की।
और बताया कि दौड़ने वालों के द्वारा रात को खबर लाई गई थी कि एक महिला को पली नामक गांव में आदमखोर ने मार डाला था। यह गांव दबीधुरा और धूनाघाट के बीच स्थित था। अल्प सूचना पर जाने की तैयारी में मैंने अपने शिविर के सामान को ढोने के लिए 6 लोगों को नियुक्त कर लिया था और नाश्ते के बाद निकलते हुए पहले दिन हमने धारी तक सहस्त्र मील का सफर लिया। अगले दिन सुबह मोरनोला में नाश्ता करके हमने रात दबीदूरा में बिताई और अगले शाम पली में पहुंचे, जहां महिला को मारे जाने के 5 दिन हो चुके थे। गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, भय से कांप रहे थे और जब मैं पहुंचा तब भी सूरज ढलने से पहले ही मैंने देखा कि सभी लोग अपने घरों में बंद थे। दरवाजों के पीछे ताले लगे हुए थे और तब तक कोई बाहर नहीं आया जब तक मेरे लोगों ने आंगन में आग नहीं जलाई और मैं एक कप चाय के लिए बैठा नहीं। धीरे धीरे यहाँ वहाँ कुछ दरवाजे सावधानीपूर्वक खुले और डरे हुए निवासी बाहर निकले। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिनों से कोई भी अपने घर की देहरी से बाहर नहीं निकला था। आंगन की गड़ी हालत इस बयां की सच्चाई को दर्शा रही थी। खाना खत्म हो रहा था और अगर बाघ को मारा या भगाया नहीं गया तो लोग भूखे मर जाएंगे। यह स्पष्ट था कि बाघ अभी भी आसपास था। 3 रातों से उसे घरों से 100 गज की दूरी पर सड़क पर दहाड़े सुना गया था और उसी दिन इसे गांव के निचले छोर पर खेत में देखा गया था। गांव के मुखिया ने बहुत सहर्ष एक कमरा अपने उपयोग के लिए दिया, लेकिन चूंकि हम 8 लोग और उस कमरे को साझा करने वाले थे और उसका एकमात्र दरवाज़ा उस गंदे आंगन में खुलता था, मैंने खुली जगह में रात बिताने का फैसला किया। एक हल्के से भोजन के बाद, जिसे रात के खाने के रूप में लेना पड़ा, मैंने अपने लोगों को सुरक्षित रूप से कमरे में बंद किया और खुद सड़क के किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ गया। ग्रामीणों ने कहा था कि बाघ इस सड़क पर घूमता रहता है और चूंकि रात का चांद पूरा था, मुझे लगा कि मेरे पास उसे देखने का मौका हो सकता है। मैंने जंगल में कई रातें खेल जानवरों की तलाश में बिताई थी, लेकिन यह पहली बार था जबकि मैं किसी आदमखोर की तलाश में रात बिता रहा था। मेरे सामने की सड़क का हिस्सा चांदनी की चल से चमक रहा था, लेकिन दाईं और बाईं ओर पेड़ों की झुकी हुई शाखाएं ने गहरे साए डाल दिए थे और जब रात की हवा ने शाखाओं को हिलाया और साए हिलने लगे तो मुझे ऐसा लगा मानो दर्जनों बाघ मेरी ओर बढ़ रहे हों और मैंने उस आवेग पर कड़वा पछतावा किया जिसने मुझे आदमखोर की दया पर ला दिया था। मुझे गांव वापस जाने और यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने द्वारा किए गए काम को पूरा करने के लिए बहुत डरा हुआ था और दांत किटकिटाते हुए, कभी डर से कभी ठंड से, मैंने पूरी रात बैठकर बिताई। जब धुंधली सुबह
हिमालय की बर्फीली चोटियों को रोशन कर रही थी जो मेरे सामने थी, तो मैंने अपना सिर अपनी मुड़ी हुई घुटनों पर टिका लिया और इसी स्थिति में मेरे लोग मुझे 1 घंटे बाद पाए। गहरी नींद में बाघ का ना ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, ना उसे देखा गया। गांव वापस पहुंचकर मैंने पुरुषों से यह जानने की कोशिश की, जिनके चेहरों से साफ जाहिर था कि वे इस बात से बहुत हैरान थे कि मैं रात भर जिंदा कैसे रहा, कि वे मुझे उन जगहों पर ले चलें जहां गांव के लोगों को समय समय पर मारा गया था। लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आंगन से ही उन्होंने मुझे उन दिशाओं की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थीं। मुझे बताया गया कि आखिरी हत्या, वही जिसके कारण मैं आया था, गांव के पश्चिम में पहाड़ी की ढलान के चारों ओर हुई थी। जो महिलाएं और लड़कियां, जिनकी संख्या लगभग 20 थी, उस समय मवेशियों के लिए बलूत के पत्ते इकट्ठा कर रही थीं, जब दुर्भाग्यपूर्ण महिला को मारा गया था। वह घटना के बारे में मुझे बताने के लिए उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि यह समूह दोपहर से 2 घंटे पहले निकलता था और आधा मील चलने के बाद पेड़ों पर चढ़ पत्ते काटने लगा था। पीड़ित महिला और 2 अन्य महिलाओं ने एक ऐसा पेड़ चुना था जो एक खाई के किनारे पर उग रहा था, जिसे मैंने बाद में पाया कि वह लगभग 4 फीट गहरी और 10 से 12 फीट चौड़ी थी। महिला ने जैसे ही जितने पत्ते चाहिए थे उतने काट लिए और वह पेड़ से नीचे उतरने लगी। तभी बाघ, जो बिना देखे पास आ गया था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसे पैर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ उस डाल से छूट गई जिससे वह नीचे उतर रही थी और बाघ ने उसे खाई में खींच लिया। उसका पैर छोड़ दिया और जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तो बाघ ने उसे गले से पकड़ लिया। उसे मारने के बाद बाघ खाई के किनारे से छलांग लगाकर झाड़ियों में गायब हो गया। यह सब कुछ पेड़ पर मौजूद 2 महिलाओं से कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ था और पूरे समूह ने इसे देखा था। जैसे ही बाघ और उसका शिकार नजरों से ओझल हो गए, आतंकित महिलाएं और लड़कियां दौड़कर गांव वापस चली गईं। पुरुष अभी अभी अपना दोपहर का भोजन करके आए थे और जब सभी इकट्ठा हो गए और ढोल, धातु के बर्तन, जो भी शोर कर रहा था, लेकर लेस हो गए, तो बचाव दल रवाना हुआ। पुरुष आगे और महिलाएं पीछे चल रही थीं। जब वे उस खाई में पहुंचे जहां महिला को मारा गया था, तो अब आगे क्या के सवाल पर विचार विमर्श हो रहा था। तभी बाघ ने झाड़ियों से 30 गज की दूरी से जोर से गरजना करके कार्यवाही में बाधा डाल दी। एक आदमी की तरह पूरी टोली पलटी और जान बचाकर गांव वापस भागी। जब उनकी सांसें लौटी तो एक दूसरे पर आरोप लगाए गए कि कौन पहले भागा था और भगदड़ मचाने का कारण बना था। आरोप बढ़ने लगे जब तक यह सुझाव नहीं दिया गया कि अगर कोई डरता नहीं है और सभी उतरने ही बहादुर हैं जितना वे दावा कर रहे हैं, तो क्यों न बिना और समय गवाए महिला को बचाने के लिए फिर से प्रयास करें। सुझाव
स्वीकार कर लिया गया और 3 बार समूह खाई तक पहुंच गया। तीसरी बार वह आदमी जिसने बंदूक ले रखी थी उसे दाग दी और बाघ झाड़ियों से गरजता हुआ बाहर आ गया। इसके बाद बचाव का प्रयास बहुत समझदारी से छोड़ दिया गया। जब मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने अपनी बंदूक झाड़ियों में दागने के बजाय हवा में क्यों दागी, तो उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत गुस्से में था और अगर गलती से उसे गोली लग जाती तो वह निसंदेह मुझे मार डालता। उस समय 3 घंटे तक मैं गांव के चारों ओर चलता रहा, निशान ढूंढते हुए और उम्मीद करते हुए और साथ ही डरते हुए कि कहीं बाघ से सामना ना हो जाए। एक जगह एक घने जंगल से भरी अंधेरी खाई में जब मैंने कुछ झाड़ियों के पास से गुजर रहा था तो उनमें से कालेज तीतरों का एक झुंड चीरता हुआ बाहर निकला और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया हो। मेरे आदमियों ने मेरे खाने के लिए एक अखरोट के पेड़ के नीचे जगह साफ कर दी थी और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझसे अनुरोध किया कि जब गेहूं की फसल काटी जा रही हो तो मैं पहरा दूं। उसने कहा कि अगर फसल मेरी उपस्थिति में नहीं कटी गई तो वह कभी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए बहुत डरे हुए थे। आधे घंटे बाद गांव की पूरी आबादी मेरे आदमियों की मदद से कड़ी मेहनत कर रही थी, जबकि मैं एक राइफल के साथ पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बजे खेतों की फसल इकट्ठा हो रही थी। केवल घरों के पास के 2 छोटे पेच बचे थे, जिनसे मुखिया ने कहा कि वह अगले दिन आसानी से निपट लेंगे। गांव की स्वच्छता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी और मेरे विशेष उपयोग के लिए एक दूसरा कमरा मेरे लिए उपलब्ध कराया गया था। और और उस रात कांटेदार झाड़ियों को दरवाज़ों में मजबूती से खड़ा कर दिया गया, जिससे हवा अंदर ना आ सके और आदमखोर बाघ बाहर रहे। मैंने पिछली रात की नींद की कमी को पूरा किया। मेरी उपस्थिति से लोगों का हौसला बढ़ रहा था और वे ज़्यादा स्वतंत्रता से घूम रहे थे। लेकिन मुझे अब तक उनका इतना विश्वास नहीं मिला था कि मैं जंगल में घुमाने की अपनी इच्छा को फिर से व्यक्त करूं, जिसे मैं कुछ महत्व देता था। ये लोग मीलों तक हर इंच ज़मीन को जानते थे और अगर वे चाहे तो मुझे बता सकते थे कि बाघ को कहाँ ढूंढने की सबसे अधिक संभावना है, या कम से कम कहाँ है। यह तो स्पष्ट था कि आदमखोर बाघ है, लेकिन यह नहीं पता था कि जानवर जवान है या बूढ़ा, नर है या मादा। और यह जानकारी जिसे मुझे लगता था कि बाघ से संपर्क करने में मदद मिलेगी, मैं केवल उनके पंजों के निशान देखकर ही प्राप्त कर सकता था। उस सुबह जल्दी चाय पीने के बाद मैंने घोषणा की कि मुझे अपने आदमियों के लिए मांस चाहिए और मैंने गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ एक पहाड़ी बकरी मार सकता हूँ। गांव एक लंबी रिज के ऊपर स्थित था, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी उसके ठीक नीचे पहाड़ी उत्तर की ओर एक श्रृंखला की तरह ढलान पर जाती थी। मुझे बताया गया कि इन ढलानों पर घुराल बहुत है और कई लोगों ने मुझे इस जमीन पर दिखाने की पेशकश की।
मैंने अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं की और 3 आदमियों को चुना और हम निकल पड़े। मैंने प्रधान से कहा कि अगर मुझे गुराल उतने ही मिल गए जितने उसने कहा था, तो मैं गाँव के लिए 2 गुराल मारूँगा और अपने आदमियों के लिए 1। सड़क पार कर हम एक बहुत ही खड़ी रिज से नीचे गए, इधर-उधर चौकस नज़र रखते हुए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आधा मील नीचे जाने पर खाइयाँ आपस में मिल गईं और उनके संगम से दाईं ओर की चट्टानें और घास से ढकी ढलान का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। मैं कुछ मिनटों से इस ढलान का निरीक्षण कर रहा था, अपनी पीठ एक अकेले पाइन के पेड़ से लगाकर, जब पहाड़ के ऊपर एक हलचल मेरी नज़र में आई। जब हलचल फिर से हुई, तो मैंने देखा कि एक गुराल अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास में खड़ा था और केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। आदमियों ने उस हलचल को नहीं देखा था और अब सिर स्थिर था और अपने परिवेश में घुल-मिल गया था। इसलिए इसे उन्हें मारना संभव नहीं था। जानवर की स्थिति का एक सामान्य विचार देकर मैंने उन्हें बैठने और देखने के लिए कहा, जबकि मैंने एक निशाना लगाया। मेरे पास एक पुरानी हेनरी राइफल थी, जो अपनी भारी किक के लिए जानी जाती थी। किसी भी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली थी। काले बारूद के कारतूस के धुएं ने मेरा दृश्य अवरुद्ध कर दिया और आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है और शायद मैंने किसी चट्टान या सूखे पत्तों के समूह पर गोली चलाई थी। मैंने अपनी स्थिति बनाए रखी और राइफल को फिर से लोड किया और जल्द ही देखा कि जहां मैंने गोली चलाई थी, उसके थोड़ा नीचे घास हिल रही थी और घुराल के पिछले हिस्से दिखाई दे रहे थे। जब पूरा जानवर घास से बाहर आया, तो वह लुढ़कने लगा और ढलान के नीचे तेजी से गिरने लगा। जब वह आधी दूरी तक पहुंचा, तो वह घने घास में गायब हो गया और वहां से 2 घुराल जो पहले से छिपे हुए थे, मैंने उसकी पीठ में एक गोली मार दी और जैसे ही दूसरा जानवर मुड़ा और पहाड़ी के पार तिरछी दिशा में भागने लगा, मैंने उसके कंधे पर गोली मार दी। कभी-कभी इंसान को ऐसे काम करने का मौका मिलता है। एक सुविधाजनक स्थिति में लेटे हुए और 200 गज की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर छोटे से सफ़ेद निशान पर गोली चलाना एक असंभव था कि निशाना लगेगा, लेकिन भारी सीसा गोली जो काले बारूद से चलती थी, एक बाल बराबर भी विचलित नहीं हुई और सीधे निशाने पर जाकर लगी, जिससे जानवर तुरंत मर गया। फिर खड़ी पहाड़ी पर जो छोटी-छोटी खाइयाँ और चट्टानों से टूटी हुई थीं, मृत जानवर लुढ़कते हुए सीधे उस जगह पर आ गया जहाँ उसने 2 साथी छिपे हुए थे और इससे पहले कि वह घास के पास पहुंचा, उसके दोनों साथी भी लुढ़कते हुए ढलान के नीचे से गिर गए। यह अभियान कई मायनों में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसने सभी के लिए मांस का राशन उपलब्ध कराने के अलावा इसने पूरे गांव का विश्वास भी जीत लिया। शिकार की कहानियां, जैसे ही हर कोई जानता है, दोहराने में कभी कुछ नहीं खोती। जब वह गुराल की खाल उतारी जा रही थी और उन्हें बांटा जा रहा था, तब मेरे साथ गए 3 लोगों ने अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी और जहां मैं खुले में बैठकर नाश्ता कर रहा था, वहां से मैं सुन सकता था
कि जब उन्होंने भीड़ को बताया कि गुराल को 1 मील से अधिक दूरी से गोली मारी गई थी, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन जादुई गोलियों का उपयोग किया गया था, उन्होंने न केवल जानवरों को मारा, बल्कि उन्हें साहब के पैरों तक भी खींच लिया। दोपहर के भोजन के बाद प्रधान ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मेरे साथ कितने आदमी जाने चाहिए। मैंने अब पूर्व साथियों में से 2 का चयन किया और उनके मार्गदर्शन में हम उस स्थान का दौरा करने के लिए निकले जहां आखिरी मानवीय घटना घटी थी। हमारे पहाड़ों के लोग हिंदू हैं और अपने मृतकों का दाह संस्कार करते थे, और जब किसी को आदमखोर बाघ उठाकर ले जाता था, तो रिश्तेदारों का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी तरह से शव का कोई हिस्सा, यहाँ तक कि कुछ हड्डियों के टुकड़े भी दाह संस्कार के लिए वापस लाएं। इस महिला के मामले में अंतिम संस्कार की रस्म अभी बाकी थी, और जब हम वहां से रवाना हुए तो रिश्तेदारों ने हमसे अनुरोध किया कि अगर हमें शरीर का कोई हिस्सा मिले तो उसे वापस लाएं। बचपन से ही मैंने जंगलों के निशानों को पढ़ने और उनका विश्लेषण करने का शौक पाल रखा है। इस मामले में मेरे पास बहुत गवाहियां हैं जो उस समय वहां मौजूद थे जब महिला की हत्या हुई थी। पेड़ से 100 गज नीचे खाई में प्रवेश करते हुए और ऊपर की ओर चलते हुए मैंने बाघिन के पंजों के निशान देखे, जो बड़ी चट्टानों के बीच गिरी हुई बारीक मिट्टी में थे। ये पंजों के निशान दिखा रहे थे कि बाघिन कहाँ पर है। वो अपनी जवानी पार कर चुकी थी। शिकार ने सबसे पहले अपनी जरूरत के सभी पत्ते काट लिए थे, और जब वह एक 2 इंच मोटी शाखा से नीचे उतर रही थी, तब बाघिन आगे बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला को पैर से पकड़ लिया और खाई की ओर खींच लिया। यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि आदमखोर मानव पीड़ितों के सिर, हाथ और पैर नहीं खाते। यह गलत है। आदमखोर, यदि उन्हें परेशान न किया जाए, वे सब कुछ खाते हैं, यहाँ तक कि खून से सने कपड़े भी। जैसा मैंने एक बार पाया, हालांकि वह एक और कहानी है और वह किसी और समय बताई जाएगी। इस जमीन के मालिक ने सड़क के ऊपर पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाई थी। उस आदमी की पत्नी और उसके 2 बच्चे की माँ, जो एक लड़का और एक लड़की थे, एक दिन ये दोनों बहनें झोपड़ी के ऊपर की पहाड़ी पर घास काट रही थीं जब बाघिन अचानक प्रकट हुई और बड़ी बहन को उठा ले गई। 100 गज तक छोटी महिला बाघिन के पीछे दौड़ी अपनी बहन को बचाने के लिए। एक अविश्वसनीय वीरता के कार्य को मुख्य गांव के लोगों ने देखा। 100 गज तक मृत महिला को ले जाने के बाद बाघिन ने उसे नीचे रखा और उसकी पीछा करने वाली पर झपट पड़ी, जो जोर से दहाड़ते हुए बाघिन बहादुर महिला की ओर छलांग लगाई, जो मुड़कर पहाड़ी से नीचे दौड़ पड़ी, सड़क पार की और गांव में पहुंच गई, शायद यह बताने की मंशा से कि लोग पहले ही देख चुके थे। उस समय महिला की असंगत आवाज़ों को सांस की कमी, डर और उत्तेजना के कारण समझा गया, और तब तक पता नहीं चला कि महिला अपनी बोलने की शक्ति खो चुकी थी, जब तक उस बचाव दल ने, जो पूरी तेजी से निकला था, असफल होकर वापस नहीं आ गया। मुझे यह कहानी गांव में बतानी पड़ी, और जब मैं 2 कमरों वाली झोपड़ी तक गया जहां महिला
कपड़े धोने में लगी थी, तब वहाँ तब वह गूंगी हो चुकी थी, पर वो एकदम सही दिख रही थी। और जब मैंने रुककर उससे बात की और कहा कि मैं उस बाघ को मारने की कोशिश करने आया हूँ जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तो उसने अपने हाथ जोड़ लिए और झुककर मेरे पैरों को छू लिया, जिससे मुझे एक दयनीय धोखेबाज जैसा महसूस हुआ। सच है, मैं आदमखोर को मारने के इरादे में आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर के साथ जो एक ही स्थान पर दो बार नहीं मारता था, एक ही शिकार पर लौटता नहीं था और जिसका क्षेत्र सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ था। मेरे उद्देश्य को पूरा करने की संभावना वैसी ही थी जैसे दो घास के ढेरों में एक सुई ढूंढने की। नैनीताल में मैंने योजनाएं तो बहुत बनाई थी। एक को मैंने पहले ही आजमाया और जंगल के घोड़े मुझे फिर से आजमाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे। और बाकी अब जब मैं यहाँ था उतनी ही अप्रिय लग रही थी। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं सलाह ले सकूं। इसलिए अगले दिन सूर्योदय होने पर जंगल में मैं घूमता रहा, उन सभी जगहों पर जहां गांव वालों ने मुझे बताया कि बाघिन को देखा जा सकता है। मैंने पहाड़ी महिला का वेश धारण किया और जंगल में जाकर आदमखोरों को अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने कभी वेश बदलने के मामले में जो किया है वह यह है कि मैंने एक साड़ी उधार ली थी और उसे लपेटकर घास काटी और पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटे, और किसी भी मामले में यह चाल सफल नहीं हुई। हालांकि दो अवसरों पर मेरी जानकारी में आदमखोरों ने उस पेड़ का पीछा किया जिस पर मैं था, एक अवसर पर चट्टान के पीछे और दूसरे अवसर पर गिरे हुए पेड़ के पीछे, और मुझे उन्हें गोली मारने का कोई अवसर नहीं दिया। चूंकि बाघिन अब इस इलाके से जाती हुई प्रतीत हो रही थी, मैंने पाली के लोगों के बहुत अफसोस के साथ पाली से पूर्व की ओर चंपावत जाने का फैसला किया। जल्दी शुरुआत करते हुए मैंने दूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत की यात्रा पूरी की। मेरे 8 दलों के दल में सड़क के किनारे वाले गांव के लोग जुड़ गए और हम चंपावत 30 की संख्या में पहुंचे। कुछ लोग जिन्होंने मुझसे जुड़ने से पहले 2 महीने पहले चंपावत का दौरा किया था ने मुझे निम्नलिखित बेहद दुखद कहानी बताई। चंपावत की ओर इस सड़क के कुछ मील का हिस्सा पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ चलता है, जो घाटी के ऊपर लगभग 50 गज की दूरी पर है। 2 महीने पहले हम 20 लोगों का एक दल चंपावत के बाजार जा रहा था, और जब हम दोपहर के समय इस सड़क पर जा रहे थे तो हमने घाटी से एक मानव की दर्द भरी चीखें सुनी। हम सड़क के किनारे एक साथ सिमट गए और डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि ये चीखें हमारे पास आती जा रही थीं। और जल्दी एक बाघ हमारे सामने आया, जिसने एक नग्न महिला को पकड़ लिया था। महिला के बाल एक तरफ जमीन पर घसीट रहे थे और उसके पैर दूसरी तरफ। बाघ ने उसे उसकी कमर से पकड़ा हुआ था और वह अपनी छाती पीट रही थी और बारी-बारी से भगवान और इंसान को मदद के लिए पुकार रही थी। हमसे 50 गज दूर और हमारी साफ नजरों के सामने बाघ अपने शिकार के साथ गुजरा, और जब आवाजें दूर गईं तो हम अपने रास्ते पर चलते रहे और तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम डरे हुए थे, और जब आदमी डरते हैं तो वह क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा भले ही हम बिना बाघ को गुस्सा दिलाए और अपने ऊपर कोई अनिष्ट लगाए बिना महिला को बचा पाते, उससे महिला को कोई फायदा नहीं होता।
क्योंकि वह खून से लथपथ थी और निश्चित रूप से अपने घावों में मर जाती। बाद में मुझे पता चला कि पीड़िता चंपावत के पास के गांव से थी और उसने बाघ ने तब पकड़ लिया था जब वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसके साथी गांव से भाग गए और शोर मचाया और जैसे ही एक बचाव दल निकलने वाला था, तब इन लोगों को पता था कि बाघ अपने शिकार के साथ किस दिशा में गया था। वे दल में शामिल हो गए और कहानी को सबसे अच्छे तरीके से जारी कर रखा था। उस स्थान से एक फलांग दूर, जहां महिला द्वारा एकत्रित लकड़ियां पड़ी थीं और जहां से उसे उठाया गया था, हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। इसके बाद पुरुषों ने अपने ढोल बजाना और बंदूक चलाना शुरू कर दिया और इसी तरह हम 1 मील से अधिक की दूरी तय करते हुए घाटी के शीर्ष तक पहुंच गए, जहां हमें महिला मिली जो एक बड़ी चट्टान पर मृत पड़ी थी। बाघ ने उसके शरीर को बिल्कुल नहीं छुआ था, केवल उसका सारा खून चाटकर उसका शरीर साफ कर दिया था और हमारे दल में कोई महिला न होने के कारण हमने उसे नहीं देखा और अपने मुंह फेर लिए। ऐसे अनुभवों को बार-बार सुनना और बताना यह एक आश्चर्य की बात नहीं है कि आदमखोर के क्षेत्र में साल दर साल रहने वाले लोगों का चरित्र और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल। उसे यह महसूस होता है कि वह सीधे कठोर वास्तविकताओं की दुनिया में कदम रख रहा है, जहां दांत और पंजे का शासन है, जिसने आदमियों को कृपाण दांत वाले बाघ के शासनकाल में अंधेरी गुफाओं में शरण लेने के लिए मजबूर किया। मैं उन दिनों युवा हुआ करता था। एक दिन मैंने डाक बंगले में रहने का निश्चय किया। तब वहां चंपावत के तहसीलदार, जिन्हें मैं परिचय पत्र के साथ भेजा गया था, वह वहां आ पहुंचे। अगली सुबह जल्दी तहसीलदार के साथ मैंने बंगले के लिए निकला और जब मैं बरामदे में नाश्ता कर रहा था, तभी 2 आदमी यह खबर लेकर आए कि गांव में 10 मील दूर एक बाघ ने एक गांव को मार डाला है। तब तहसीलदार ने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि उसे चंपावत में कुछ जरूरी काम के लिए जाना था, और कहा कि वह शाम तक बंगले में लौट आएगा और रात मेरे साथ बिताएगा। मेरे पास ना तेंदुए को मारने का समय था और ना ही इच्छा, इसलिए मैंने अपने गाइडों को इनाम दिया और बंगले की ओर वापस लौट गया। यहाँ मैंने पाया कि तहसीलदार अभी तक नहीं लौटे थे और क्योंकि अभी भी 1 घंटे से अधिक का दिन शेष था, मैं बंगले के चौकीदार के साथ बाहर गया ताकि उस जगह को देख सकूं जहां उसने बताया था कि बाघ आमतौर पर पानी पीने आता है। यह जगह मैंने उस जल स्रोत के शीर्ष पर पाई जिससे बगीचे की सिंचाई होती थी। जल स्रोत के चारों ओर नरम मिट्टी के बाघ के पंजों के निशान थे, लेकिन ये निशान उन पंजों के निशानों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें मैंने देखा था। मैंने और ध्यान से उसकी जांच की। उस घाट जहां पाली गांव की महिला मारी गई थी, बंगले में लौटने पर मैंने पाया कि तहसीलदार वापस आ गए थे और जब हम बरामदे में बैठे थे, मैंने उन्हें अपने दिन के अनुभवों के बारे में बताया। यह जानकर उन्हें खेद हुआ कि मुझे इतनी दूर व्यर्थ ही जाना पड़ा। वह उठे और कहने लगे कि उन्हें बहुत दूर जाना है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। इस घोषणा ने मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उस दिन 2 बार उन्होंने कहा था कि वह रात मेरे साथ रुकेंगे। यह रात रुकने का सवाल नहीं था जो मुझे चिंतित कर रहा था, बल्कि जो जोखिम वह उठा रहे थे वह था।
हालांकि वह मेरी सभी दलीलों के प्रति असंवेदनशील रहे और जैसे ही वह बरामदे से बाहर अंधेरी रात में उतरे, केवल एक आदमी उनके पीछे चल रहा था, जिसके हाथ में एक धुआं छोड़ने वाली लालटेन थी, जो केवल थोड़ी-सी रोशनी दे रही थी। 4 मील का रास्ता तय करने के लिए एक ऐसी जगह में जहाँ लोग केवल बड़े दलों में ही दिन के उजाले में चलते थे। मैंने अपनी टोपी उतारकर एक बहुत बहादुर आदमी को सलाम किया। उन्हें नज़रों से ओझल होते देखने के बाद मैं मुड़ा और बंगले के अंदर चला गया। मेरे पास उस बंगले की एक कहानी है, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह जंगल की कहानियों की किताब है और प्रकृति के नियमों से परे इन कहानियाँ ऐसी कहानियों के साथ मेरा मेल नहीं। और आगे की कहानी हम सुनेंगे इसके अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।